Hello, Valo. So, how do you all? I hope you all are very good and happy. So, what's the agenda of today's video? Today, we are going to talk about NCF 2023 and NEP 2020, right? But without wasting much time, let me tell you, आपने NCF 2023 में काफी सारे वीडियोस देख सके होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो सुना तो जरूर होगा। आपने जो है इसको हेट क्या किया इसके बारे में भी सब कुछ जानते होंगे। पर मैं आपको एनसीएफ 2023 के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि एनसीएफ 2023 से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और कैसे इंटरव्यूअर आपसे वो सिचुएशन बेस्ड बना के पूछेंगे। और ये पक्का पूछेंगे, ये 100% श्योर है कि इससे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये एक हफ्ते पहले आया है। ये बहुत करंट अफेयर का टॉपिक है, प्लस ये आपके जो भी आपका कैरियर है उसमें काफी ह्यूज इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो और ये आप ही के लिए है। ये आप ही को एग्जीक्यूट करना है स्कूल में जाके, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। खैर अभी तक आपने इस पे एक वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, पर अब आप देखोगे, क्योंकि हम लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे ही हम लोग कोई अपने कंटेंट डालते हैं, कुछ इतने बड़े चैनल है 20-25 हजार सब्सक्राइबर वाले कि वो भी हमारे कंटेंट को कॉपी करने लग गए हैं। खैर हमें इस बात का बुरा नहीं लगता है, हमें काफी अच्छा लगता है, काफी खुशी मिलती है। खुशी इस बात की कि सिर्फ 45 दिन हुए हमारे चैनल को बनाए हुए, 45 दिन में हमने आप लोगों का इतना ट्रस्ट जीता है कि अप्रॉक्स 600 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं और इतना देखा जाता है, इतना प्यार मिलता है, इतना कमेंट मिलता है। और अब तो ये हाल हो गया है कि लोग हमें कॉपी करने लग गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ह्यूज इम्पैक्ट दिखाता है कि हम लोगों ने कितना ह्यूज इम्पैक्ट किया है लोगों के लाइफ पे, कितना उन लोगों की हेल्प करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। ये देख के काफी अच्छा लगता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन कि एनसीएफ क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे यही करेंगे कि एनसीएफ क्या है, व्हाट इज एनसीएफ सॉरी। आप क्या बोलोगे? आपसे वो आप बोलने लगोगे ऑब्जेक्टिव इसका। मैक्सिमम लोगों को मैंने नोटिस किया है कि जैसे उन्होंने पढ़ रखा होता है कि एनसीएफ 2005 में लर्निंग विदाउट बर्डन था, तो वो वही समझाने लगते हैं। नहीं, वो आपसे ना मोटो पूछ रहा है ना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, वो तो आपसे एनसीएफ का डेफिनेशन पूछ रहा है कि एनसीएफ क्या होता है, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप उनको बोलोगे सर एनसीएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो लेके रख सकते हो, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर आप बताओगे सर ये एक फाउंडेशन, सही है मैम आप जो भी हैं, ये एक फाउंडेशनल हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे क्यूरिकुलम को बनाने के लिए। उस फ्रेमवर्क के तहत ही पूरा आपका एजुकेशन चलता है, एजुकेशन सिलेबस चलता है, पाठ्यचर्या चलता है, आपको जो कह लो। ये आपको बताता है कि आपको बच्चे को क्या सिलेबस पढ़ना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग सिलेबस है तो क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की कुछ जरूरत है या नहीं है। अगर मॉडिफिकेशन की कुछ जरूरत है तो क्या मॉडिफिकेशन किया जाए। कि इसमें टीचर्स के लिए गाइडेंस आता है कि सर आप ये बताओगे सर इसमें टीचर्स के लिए गाइडेंस आता है कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसे ये भी बताया जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज होगा, क्या आईसीटी की जरूरत है इसमें या किसी और एक्टिविटी की जरूरत है इसमें। वो सारा फ्रेमवर्क में लिखा हुआ होता है और टीचर्स को या स्कूल को उसको एक फॉलो करना रहता है। ये फ्रेमवर्क बनाता कौन है? ये फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही बनती है। उन्हीं से का कोई मान ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, मेनली एनसीईआरटी ही बनाती है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि आपने एनसीएफ का डेफिनेशन तो दे दिया। अब ये एनसीएफ को हेड किसने किया था? एनसीएफ 2023 जो आपका आया, एनसीएफ 2023 को के चेयरपर्सन कौन थे, कोई आइडिया? एक सेकंड माइक देख लो। हाँ, एनसीएफ 2023 को किसने बनाया था, आपके पास कोई आइडिया है? नहीं, मैं बताता हूँ। इसको के कस्तूरी रंगन सर ने बनाया है। आपसे भी ऐसे ही पूछा जाएगा किसने एनसीएफ 2023 को हेड किया था, तो आप ये नहीं बोलोगे कि के कस्तूरी रंगन, नाम लेके आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे के कस्तूरी रंगन सर ने इसको बनाया था। आप सर वर्ड यूज उनके लिए करोगे, ठीक है। आपको इनका नाम काफी सुना हुआ होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही एनईपी 2020 भी बनाया था। और ये क्योंकि इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है, तब तो ये कुछ फेमस होंगे ही, आपको इतना जानना तो चाहिए ही। खैर अब आते हैं कि ये एनसीएफ जो है कब कब आया हमारे देश में, कब कब लागू हुआ है। 1947 में हमको हम लोग आजाद हुए, उसके बाद ये एनसीएफ कितने बार आया है? एनईपी शायद हमारे 3 या 4 बार आया है, ठीक है। 4 बार आया है शायद, हाँ 4 बार आया है। पर एनसीएफ जो है आपका 5 बार आया है। 5 बार आया नहीं है, 5वां आ रहा है। 4 बार ऑलरेडी आ चुका है, ये 5वां जो
एनसीएफ 2023 है, ये पांचवा है। कब कब आया है ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए आई गेस, कि एनसीएफ हमारे देश में कब कब आया है। तो 1975, 1986, 2000 और 2023। 1986 आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने उस समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके कुछ ऐसा चलाया था, ठीक है। फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, स्कूल चले हम, आपने देखा ही होगा। 2005 में फिर मनमोहन सिंह आए थे, तो उनका एनसीएफ 2005 जो आप आज भी पढ़ते हो, ठीक है। कैसे पढ़ते हो? अच्छा, आपसे पूछेंगे आप एनसीएफ को समझाओगे कैसे? आप एनसीएफ बता दो दोगे कि ये है, ये है, ये है, ये है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर के लिए गाइडेंस सिलेबस में ये, तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये, पर एक ऐसा आंसर आप कैसे दोगे कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले और इंटरव्यूअर आपका आंसर सुन के काफी इंप्रेस हो जाए? तो वहां पे आप उनको एग्जाम्पल से समझाओगे, एग्जाम्पल भी रियल लाइफ। कैसा एग्जाम्पल? सर जैसे आपने एनसीएफ 2005 देखा होगा, एनसीएफ 2005 में के तहत एनसीईआरटी बुक्स आपने जब पढ़े होंगे क्लास 1 से लेकर 10 तक का कोई भी बुक, तो आप देखोगे कि उसमें जो है मिस एक चैप्टर उठाओ तो एक चैप्टर में कम से कम 5 से 10 एक्टिविटी रहती है, ठीक है। एक ब्लू बॉक्स में एक एक्टिविटी दी हुई रहती है कि चुनमुन है, चुनमुन ने ये किया, चुनमुन ने शिक्षा को ये दिया वो दिया, मतलब बच्चों को कैसे वो मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए एक्टिविटी के थ्रू, राइट। तो हमारे एसीएस 2005 क्या कहता है कि हम सिखाएंगे तो जरूर, पर कैसे सिखाएंगे? लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। एक्टिव लर्नर होगा बच्चा खुद। एक्टिव लर्नर कैसे होगा? एक्टिविटी करके। तो एक्टिविटी के लिए उन्होंने एक्चुअली आपके जो लेसन, आपके जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स में आप देखोगे एनसीईआरटी बुक्स के 1 2 3 4 5 कोई भी उठा लो, तो बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई होती है। तो क्यों दी होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनसीएफ 2005 के फ्रेमवर्क में उसको दिया गया था, उस फ्रेमवर्क के तहत ही वो सिलेबस बनाया गया है, उस सिलेबस के तहत ही उस एक्टिविटी को उस चैप्टर में दिए जाते हैं। तो आप उसको इसका एग्जाम्पल दे, उनको इसका एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। ये तो मैंने आपको कोरिलेट करके बता दिया कि एनसीएफ 2005 2023 में, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया ड्राफ्ट में, क्या क्या उन लोगों ने आपको सजेशंस दिए हैं कि ये होना चाहिए। पर इससे पहले मुझे लगता है कि इससे पहले ये जान लेना चाहिए इस क्वेश्चन का आने से पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईपी एंड एनसीएफ? क्या लगता है पूछा जाएगा? पक्का पूछा जाएगा कि एनईपी और एनसीएफ में क्या फर्क है। अगर आपको मिस आप अच्छा आंसर देने लग गए तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? आप इसका आंसर ये दोगे कि सर एनईपी जो है गोल है, और एनसीएफ जो है उस गोल पे, उस गोल को पाने का एक तरीका है। आप कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं? इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, राइट। इंडिया में सितंबर या अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है। तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या चाहेगी कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते। ये उनका क्या हुआ? ये उनका हुआ गोल। माफ कीजिएगा, ये क्या हुआ उनका? ये उनका हुआ गोल, ठीक है। तो उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? कुछ तो होगा, कैसे पहुंचेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम उठ के चले जाएंगे, क्रिकेट मैच खेलेंगे और हर मैच जीतते जाएंगे और वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। नहीं, एक प्लानिंग होगी, एक फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क कैसा होगा कि मान लीजिए आपके ग्रुप में 4 टीम है, आप 4 टीमों को हराओगे, आप ऑस्ट्रेलिया को हराओगे, इंग्लैंड को हराओगे, साउथ अफ्रीका को हराओगे, पाकिस्तान को हराओगे, फिर आप सेमीफाइनल में पहुंचोगे, फिर सेमीफाइनल वाले टीम को हराओगे, फिर फाइनल में पहुंचोगे, फिर फाइनल में टीम को हराओगे, फिर आपको वर्ल्ड कप मिल जाएगा। मीन्स आप अपने गोल पे फिर पहुंच जाओगे। तो ये वही है, एनईपी जो है आपका गोल है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना है। पर वो एजुकेशन सिस्टम वैसा बनेगा कैसे? वो एनसीएफ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराओगे, साउथ अफ्रीका को हराओगे, पाकिस्तान को हराओगे, इंग्लैंड को हराओगे, उसी उसी तरीके से एनसीएफ भी एक फ्रेमवर्क है कि आप ये स्टेप लेते जाओगे तो आप एनईपी में जो गोल दिया हुआ है वहां तक पहुंच जाओगे। तो कौन कौन सा? फिर जैसे इसमें था एनसीएफ 2005 में क्या था कि आप एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। आपने वैसे पढ़ाया, आपने ऑब्जेक्टिव, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना मतलब बिना किसी टेंशन का, बिना किसी स्ट्रेस का, बिना किसी बर्डन का बच्चा सीख सके। क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को पा पाए? हाँ, पा पाए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अब एक्टिविटी करके सीख रहा है, वो एक्टिव लर्नर है, वो पैसिव लर्नर नहीं रहा अब। टीचर वहां क्या है? टीचर फैसिलिटेटर है। टीचर ऐसा नहीं है कि टीचर एक्टिव है बच्चे पैसिव है, नहीं। टीचर सिर्फ गाइड कर रहे हैं, बच्चे खुद से वो एक्टिविटी करके सीख रहे हैं। तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था एनसीएफ 2005 का, और उस ऑब्जेक्टिव को क्या नहीं एनी, हाँ एनसीएफ 2005 का एक ऑब्जेक्टिव था जिसको उन लोगों ने कैसे पाया? एक्टिविटी करवा के।
उसी तरीके से यहाँ पे एनईपी और एनसीएफ का ताल्लुक है। एनईपी आपका एक गोल है, ठीक है, उस गोल को आपका कैसे पाइएगा, गोल को आप पाइएगा एनसीएफ के राह पे चल के। एनसीएफ आपको जैसे कहेगा आप वैसे चलिएगा, आप अगर आप वैसे चलते रहे तो आप एनईपी तक पहुंच जाएगा। ऐसा ही आप इंटरव्यू को समझा सकते हैं एग्जाम्पल देके, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन बोलिएगा कि हाँ सर ये गोल है और ये पाथवे, जिस पाथवे पे चल के हम लोग गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर एक लाइन में आप बोलोगे तब भी चल जाएगा, पर हाँ अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो डिटेल में तो इसका काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं एनसीएफ 2023 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 3 से 8 मीन पीआरटी वालों के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआरटी वालों, खैर जो पीआरटी वाले नहीं है वो भी देखें क्योंकि सबके काम आने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो 3 to 8 years ओल्ड मीन्स कि जो प्ले स्कूल में बच्चा है से लेकर क्लास 2 तक के बच्चों के लिए क्या है, वो कहते हैं कि बच्चों को वहां तक बुक इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं चाहिए। मीन्स क्लास 2 तक बच्चा बुक्स से ना पढ़े, वो कैसे पढ़े, वो टॉयज के मदद से पढ़े, वो पजल के मदद से पढ़े, वो मैनिपुलेटिव के मदद से पढ़े। अच्छा यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव में क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, यही ना, किसको मैनिपुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, यही ना, आप ही समझते हो ना। पर नहीं, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। मैनिपुलेटिव का एक मीनिंग और होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि आप जब अपने हाथ से कुछ करते हो, बनाते हो, उसको मैनिपुलेटिव कहते हैं। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, आप हाथ का यूज कर रहे हो, उसको मैनिपुलेटिव कहेंगे। आपने देखा होगा कि कई आंटी स्वेटर बुनती है, हाथ से करती है, उसको मैनिपुलेटिव कहते हैं। वैसे ये कहना है मैनिपुलेटिव आप बच्चों को करवाओगे, मैनिपुलेटिव कैसे करवाओगे बच्चों को, वो थोड़ी ना स्वेटर बुनेंगे, वो थोड़ी ना टाइप करेंगे। तो आप ऐसे करवाओगे कि उस बच्चे को घर समझाने कि घर कैसा होता है। तो बच्चा खुद से ही मिट्टी से घर बनाएगा, घर बनाएगा तो वो एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है तो घर में खिड़की होती है, खिड़की होते हैं, कमरे होते हैं, वो ये सब सीखेगा। तो ये क्या हुआ, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग हुई, ठीक है। तो वो यही सजेस्ट कर रहे हैं। फिर फिजिकल एक्सप्लोर, फिजिकल एक्सप्लोरेशन बच्चा करके सीखेगा। फिजिकल स्कूल के क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है फिजिकली उसको एक्सप्लोर कर सके। अगर आप कभी केंद्रीय विद्यालय में गए होंगे, कभी तो गए होंगे, आप वहाँ नहीं पढ़ते होंगे पता है मुझे, पर वहाँ बहुत सारे जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोट देने के लिए भी बूथ बनता है। उस हिसाब से भी अगर गए होंगे, कभी कैसे भी गए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके दीवारों पे, स्पेशली प्राइमरी क्लास की दीवारों पे, या कोई बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ भी आप देखोगे कि प्राइमरी क्लास के दीवारों पे बहुत सारे कार्टून बने होते हैं। कार्टून कैसे, पक्षियों के ड्रॉइंग्स बने होते हैं, ऐसा कैसे पेंटिंग बने होते हैं बच्चों के, सॉरी बच्चों कह रहा हूँ, पक्षियों के, ठीक है, फिर जानवरों के, पेड़ पौधों के। क्यों क्यों क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है देख देख के सीखे। वो वही सेम चीज यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया है कि फिजिकल एक्सप्लोरेशन बच्चा करके सीखे, आपका ऐसा क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, मैं वो बताता हूँ पहले। वो आपसे पूछेंगे कि आप बच्चा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। ये स्पेशली किसके लिए है, पीआईटी वालों के लिए, उनसे ऐसा पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आप आंसर क्या दोगे कि सर मैं टॉय, पजल, ये फिजिकल एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेटिव, इन सब तरीकों से बच्चों को इन्वॉल्व करूंगी, इंगेज करूंगी या करूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसा क्यों कहोगे, क्योंकि अभी तक बुक यूज होता है क्लास 1 से, ठीक है, बच्चों को पोयम बुक से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे बता रहा है कि क्लास 2 के बाद से करना है, क्लास 2 तक यही करना है। मिस बुक जो आप क्लास 3 से यूज होगा, ठीक है, तो आप इसको अपने आंसर में अभी यूज कर सकते हो। जो फ्यूचर में आने वाला है आप उसको अभी से बता सकते हो कि सर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, तो इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर आते हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 5 तक में क्या पढ़ाया जाएगा। क्लास 4 से लेकर क्लास 5 में पता है, लैंग्वेज मीन्स हिंदी, इंग्लिश, दो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। हो सकता है कि मदर लैंग्वेज भी हो, तो कोई तमिल का बच्चा है तो तमिल में पढ़े। अभी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट है, इसके बाद कई सारे और ड्राफ्ट आएंगे, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आएगा, तब पता चलेगा। और हाँ ये सजेशन है कि लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ होगा, ठीक है। तो आप क्लास 5 तक क्या पढ़ रहे हो,
आप पढ़ रहे हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और वो भी कैसे पढ़ रहे हो, इस तरीके से। और ये सब तो होना ही होना है। आपने नोटिस किया कि क्लास 5 तक कहीं भी ईवीएस का जिक्र नहीं है, कहीं भी साइंस का जिक्र नहीं है। तो पता है उन लोगों ने सजेशन में क्या दिया है, क्लास 6 से के बाद, क्लास 6 से ईवीएस, सोशल साइंस, साइंस सब कुछ इंट्रोड्यूस होगा क्लास 6 से लेके आगे 12 तक। और क्लास 6 से 8 में नेचुरल साइंस, सोशल साइंस जो भी है वो इंट्रोड्यूस होगा और वो पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं मेन, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का। तो क्लास 9 पर फोकस करते हैं। आपने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम, आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल आर फ्रॉम 90s, यू ऑल आर 90s किड, ठीक है। तो आप लोग के समय भी यही होता होगा कि आपने जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो आपके 9 में 5 सब्जेक्ट होंगे कुल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत। जैसे मेरा संस्कृत था, मुझे ऑप्ट करना था बोर्ड एग्जाम में कि आपको क्या पढ़ना था। मैंने हिंदी की जगह संस्कृत दिया था। तो संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, और ऑप्शनल में आपका हो सकता है कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर था, आपका कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इतने लैंग्वेज थे, इतने चैप्टर से, इतने सिलेबस थे आपके, ठीक है, इतने सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पास करने के बाद आप क्या होता था आपका, आप क्लास 10 में प्रमोट हो जाते थे। प्रमोशन के बाद क्या होता था, आप क्लास 10 पढ़ते थे, उसके बाद एक प्री बोर्ड होता था, प्री बोर्ड के जो कि स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता था। प्री बोर्ड के बाद क्या होता था, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन लिए जाते थे। बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप पास करते थे तो फिर आप फर्दर 11-12 में अपना स्ट्रीम चूज करते थे। पर अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली देख के। यहाँ पे जो है एक करिकुलम एरियाज ये लोग देंगे। हर करिकुलम एरियाज में 4 कोर्सेज होंगे, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो उसमें 4 चीज़ें होंगी, तो 4 लैंग्वेज पढ़ना होंगे। उसको जावा भी पढ़ना पड़ेगा, पीएचपी भी पढ़ना पड़ेगा, पाइथन भी पढ़ना पड़ेगा, सी प्लस प्लस भी पढ़ना पड़ेगा, डीवीएमएस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर उस 5 में उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो, सॉरी, उस 4 में उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो कोई दो चूज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो 8 करिकुलम एरियाज कौन कौन से हैं, वो है आपके ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आएगा, आपका लैंग्वेज आएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आप जो भी लेना चाहो, प्लस फिलोसफी आएगा। कभी आपने सोचा था कि 9-10 में आपको फिलोसफी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आना ही है। फिर आता है वोकेशनल एजुकेशन, ये यहाँ पे ट्विस्ट है। वोकेशनल एजुकेशन एक्चुअली जो है आपका कब स्टार्ट होता है, वोकेशनल एजुकेशन आपका 12 के बाद स्टार्ट होता है। आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते हो, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे बीसीए, बीबीए, इस टाइप के, एमबीए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, मीन्स कि बच्चा इस तरीके इतना स्किलफुल हो जाए कि वो कोई काम करके भी अपना कुछ अर्न कर सके, ठीक है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन चलाया जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने भी दिया था कि बच्चे जो है अपना काम स्वयं से करके लाइफ स्किल भी सीखे कि वो फ्यूचर में उनका काम जो है उससे वो अर्न भी कर सके। कहीं ना कहीं उससे भी इसका ताल्लुक बैठता है। और वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे सजेशन में दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन पे। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सब जो है इसमें सजेस्ट किए गए 9-10 में। फिर आपका आता है आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी कुछ सब्जेक्ट्स हुए वो, ठीक है। ये आपके 8 करिकुलम एरियाज है, ये 8 एरिया है। इस सब एरिया में 4-4 कोर्स होंगे। 4 कोर्स में से आपको 2 ऑप्ट करने होंगे, यानी 32 कोर्स होंगे। 32 में से आपको 16 ऑप्ट करने होंगे और 16 आपको पढ़ने होंगे। जैसे पहले होता था कि 9 पास किया फिर 10 में गए, फिर 10 पास किया फिर 11 में गए। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब 9 और 10 में 2 साल का एक साथ कोर्स चलेगा। उस कोर्स में आपको इस 16 चैप्टर, 16 कोर्सेज पढ़ने होंगे। और इसमें 8 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स लेने का सजेशन दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि 8 टाइम्स कैसे वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। इनका मोटो क्या है, 8 टाइम्स ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स या तो बहुत डर लगेगा या तो डर निकल जाएगा। इनका मकसद डर निकालना ही है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे बोर्ड एग्जाम आता है तो बच्चे हो या पेरेंट्स हो, सब स्ट्रेस में आते हैं। सबको टेंशन होता है कि अरे यार बच्चा का करियर गवा जाएगा। बच्चा अलग टेंशन में कि अरे अगर अच्छा नहीं किया तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई आगे अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, ऊपर से घर में लाख चुट्टे खाएंगे वो अलग। रिलेटिव कॉल करके पूछेंगे हाँ बेटा कैसा हुआ, पास किए, वो अलग मजा लेंगे, वो अलग। तो इसी के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है कि एग्जामिनेशन जो हो, एग्जामिनेशन को सब एक लर्निंग प्रोसेस समझे। मीन्स
एग्जामिनेशन ये है, पेरेंट्स के दिमाग में भी ये जाए कि एग्जामिनेशन जो है एक लर्निंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। जैसे आप पढ़ रहे हो, वो भी एक आपकी शिक्षा का एक प्रोसेस है कि आप कोई गोल ऑब्जेक्टिव पाओगे और पढ़ के आपको क्या मिलेगा, एक स्किल जिससे आप जॉब करोगे। तो एग्जामिनेशन को भी ये एक प्रोसेस बताते हैं कि एक प्रोसेस है जो कि आपके लाइफ का एक पार्ट है। इससे आप इसको लेके आपको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, इसको लेके आपको टेंशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इनका मकसद है। जैसे आपका एमसीएफ 2005 का मकसद क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ पे अपने उसको 3 वर्ड में इन्होंने समेटा नहीं है, इनका बस यही कहना है कि एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ लर्निंग, राइट। आप क्या कहोगे एमसीएफ 2023 के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, आप ये कहोगे एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एमसीएफ 2023 का ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं हमारे क्लास 11 से लेकर 12 तक के, सेम जो इसमें वही इसमें है, सेमेस्टर वाइज इसमें एग्जाम होंगे, ठीक है। मैं शायद 3 महीने पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें एक बोर्ड एग्जाम का कुछ ऐसा यहाँ पे दिया नहीं था, यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम का बताया गया है। तो ये हो गया आपका क्लास 11-12। हाँ, इसमें एक बात और, ये रिजिट नहीं होगा। जैसे 10 में मैं साइंस काफ़ी अच्छा था, मैं साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर भी आए। मैंने इस खुशी में 11 में साइंस ले लिया और उसके बाद साइंस में मेरे साथ क्या किया, खैर क्या बोलूँ, हटाओ। एक्चुअली सिलेबस काफ़ी टफ हो जाता है। आप 10 में पढ़ते हो साइंस में कुछ, 11 में जाते हो सिलेबस अलग लेवल पर चला जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो पढ़ के आ रहे थे और जो आप पढ़ रहे हो कुछ ताल्लुक ही नहीं मैच कर, कुछ मैच ही नहीं करता है। आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। आपका 11 तो समझने में निकल जाता है कि सिलेबस क्या है। 12 में आते आते उससे उसके साथ आपको मोटिवेट होते हो कि अच्छा ऐसा 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 है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जाम निकलेगा। यहाँ वो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा जो समय आके साइंस ले चुका है तो वो यहाँ पे अपना चेंज भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिजिड सिस्टम नहीं है कि आपने साइंस एक बार ले लिया तो आप आगे और कोई चैप्टर नहीं और कोई चीज में नहीं पढ़ सकते हो। आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हो, आप फिलोसफी नहीं पढ़ सकते हो, आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हो, आप नेचुरल साइंस नहीं पढ़ सकते हो। आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काश मेरे समय भी होता। खैर, अब आते हैं अगले अपने अपने अगले क्वेश्चन पे। एनी चेंजेस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में कोई चेंज लाया गया है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। खैर, उससे उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस अच्छे ड्राइंग के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें 1 रुपये तो नहीं मिलते हैं, तो वो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें करोड़ों रुपए का मोटिवेशन देके जाता है। इतना मोटिवेशन कि हमें लगता है अच्छा हमें किसके लिए वीडियो बनाना है यार, इनके लिए बनाना है जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा है, जो लोग हमें देखते हैं, जिनसे जिनकी हम लोग हेल्प कर पाते हैं, जिनके लाइफ में हम लोग कुछ चेंजेस ला पाते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से ऐसा कोई नहीं है कि इससे हमारी कोई अर्निंग होती है। इससे करके हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बाकी तो आप लोग खुद ही काफ़ी समझदार हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि एनी चेंजेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई चेंजेज लाए गए हैं। हाँ, लाए तो नहीं गए हैं पर सजेशंस दिए गए हैं। कैसे सजेशंस मैं बताता हूँ। जैसे सोशल साइंस में कहा गया कि सोशल साइंस में आप जो बुक में पढ़ाते हो 6 के बाद क्या बात है, खैर 6 में ही आएगा सोशल साइंस, या तो मैंने आपको बताया। सोशल साइंस को आप जो पढ़ाते हो तो आप उसको इस तरीके से पढ़ाओ कि वो बच्चा जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। वो पढ़ के वो उसको समझ में आए कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में जैसे कुछ हुआ, मान लीजिए हाल में ही कुछ घटना हुई, उसमें कोई आर्टिकल यूज हुआ, तो वो आर्टिकल आपके बुक में भी दिया हुआ है, पर टीचर जो है उसको उसको जोड़ के नहीं पढ़ाते। वो बताते हैं भैया आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है, रट लो। नहीं, कोई हाल फिलहाल में घटना हुआ है, आप उसको उससे कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करके बताइए कि देखो हाल में ये घटना हुआ, इस पर आर्टिकल 21 यूज हुआ, आर्टिकल 25 यूज हुआ। अगर आप ऐसे बताओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा रियल लाइफ चीजों से और सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर पाएगा। वो सोसाइटी से सिर्फ लेगा नहीं, सोसाइटी को बहुत कुछ देगा भी। तो पहला सजेशन ये। फिर दूसरा सजेशन आया था मैथ के लिए कि मैथ से बच्चों को बहुत डर लगता है। एक्चुअली मैथ देख के वो डर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि मैथ जो है आप मैथ को बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाओ, उनको एक्टिविटी करके पढ़ाओ।
मीन्स कि एक जैसे आपका साइंस का लैब है, मैथ्स का भी एक लैब बनाओ, उनको एक्टिविटी करवाओ, उनको बुक से दूर नहीं रखो, बुक रहेगा, और हाँ उनको इतना एक्टिविटी करवाओ कि वो करके सीखे। वो ऐसा ना हो कि बुक में पढ़ रहे हैं 5+15+20+25 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं, उनको कुछ एक्टिविटी ऐसा अब दो। एक्टिविटी कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, उसको खुद टीचर्स डेवलप करेंगे, या वो एनसीएफ के फ्रेमवर्क में दिया हुआ होगा कि कैसा एक्टिविटी करवाया जाए। हाँ, तो कुछ एक्टिविटी करके सिखाओ कि उनके मन से डर निकल जाए। तो ये 2 सब्जेक्ट्स में कुछ सजेशंस दिए गए थे, उसमें कितना अमल किया जाएगा मुझे नहीं पता। ये था आपका एनसीएफ, ये था आपका इससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ऐसे बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारे वीडियो सारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी फ्यूचर।